संघं शरणं गच्छामि। जामबोर्ड खोल लिया होगा। ठीक है यार, आज के जो पूरा चलेगा कंसेप्ट, वो पूरा उस पे चलेगा कनेक्टिविटी पे, कि कौन से नोड्स कितने उस पे कनेक्टेड हैं, किस हिसाब से कनेक्टेड हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दे यार प्रज्वल, पीडीएफ का। Find if there is a path between two vertices in a directed graph. Given a directed graph and two vertices in it, check whether there is a path from the first given vertex to the second. ठीक है, तो एक बार जामबोर्ड फर्स्ट पेज पर आ जाओ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हम ऑलरेडी इसको पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं, बट ये टॉपिक में आज सीक्वेंस में था तो आज मैंने डाल दिया। क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि कोई भी दो वर्टिसेस हमको गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 2 0 और 3 बोल दूँ, तो मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि क्या इन दोनों में कोई पाथ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल यार तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि डीएफएस या बीएफएस कॉल लगा दो, और 0 से अगर 3 को ट्रैवर्स कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई सॉल्यूशन नहीं है सिंगल ट्रैवर्सल में, है ना? तो बस इसमें यही चीज़ थी। अच्छा, इसमें अगर ये बोलें कि थोड़ा-सा अगर हमें देखना हो कि क्या बेटर रहेगा, बीएफएस या डीएफएस, तो क्या लगता है प्रज्वल, क्या रहेगा? बेटर तो फिर इसमें BFS ही रहेगी। हाँ, बीएफएस, क्योंकि बीएफएस से मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है। डीएफएस से मुझे पूरा नहीं तो कॉल करना पड़ता, तो बेटर वहाँ पे बीएफएस ही रहता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही कंसेप्ट था, रिवाइज करने के लिए डाल दिया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका कोड डाल रखा है, किसी को चाहिए हो तो देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है। पेज नंबर 2 पर आ जाओ, जैम बोर्ड पर। हमारे पास एक चीज़ होती है यार, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बेसिकली एक ऐसा, या स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ मैं बोलूँ तो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें जितनी भी नोड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ में देखूँ तो 5 नोड्स हैं, 0 से लेकर 4 तक। तो हर नोड से अगर एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो मेरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। अच्छा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 0 देखूँ, तो 0 से 1 के बीच में क्या मैं जा सकती हूँ? हम्म। हाँ, मैं 0 से 1 जा सकती हूँ, 0 से 2 भी जा सकती हूँ, 0 से 3 भी यहाँ से जा सकती हूँ, फिर 0 से 4 भी जा सकती हूँ, ऐसे। ठीक है, तो 0 से मैं कर सकती हूँ सारे नोड्स को कवर। फिर अगर मैं 1 से कंसिडर करूँ, तो 1 से 2 तक जा सकती हूँ, 1 से 3 तक भी, 1 से 0 भी, और 1 से 4 भी। ठीक है, मतलब एक एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा पाथ होने चाहिए हर नोड से हर नोड के बीच में। हम्म। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को, मतलब उस ग्राफ को, उस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट या स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, हम्म। तो अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक कोई भी ग्राफ गिवन है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि यार क्या ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है या नहीं? तो एनी आइडिया, अभी जो हमने पहले पहले अभी छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे अगर कुछ लग रहा हो तो? हम्म, मतलब हर एक नोड पे DFS लगा के नंबर ऑफ नोड्स गिन लिए जाए और काउंट, मतलब सारी नोड्स ही आ जाएंगी तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ही है वो। ठीक है, मतलब बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि यार अगर मैं पहले सबसे पहले जीरो के लिए डीएफएस लगा दूं, या बीएफएस, जो भी ट्रैवर्सल मुझे लगानी है, तो जीरो के लिए जब मैं एक बार लगा दूंगी, तो अगर सारी नोट्स ट्रैवर्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद मैं 1 के लिए, फिर 2 के लिए, ऐसे कर करके सबके लिए चेक करूंगी। अगर सारी नोट्स हर नोड से ट्रैवर्स हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं है। तो इसकी यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो आई थिंक वी इंटू वी प्लस ई हो जाएगी। वी मेरी नोड्स हैं, और वी प्लस ई मेरा एक डीएफएस कॉल के लिए जो ट्रैवर्सल लगता है, ठीक मतलब है। जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। ठीक है, हाँ। तो वी टाइम्स मुझे करना पड़ेगा, तो बेसिकली मैं वी स्क्वायर बोल सकती हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम्म। इन शॉर्ट में। तो क्या इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं?
अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा-सा कंसेप्ट है, जैसे अभी हम फिलहाल सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या करना होगा? मतलब अनडायरेक्टेड में तो फिर डायरेक्ट भी पाथ हो सकता है। अगर इसी ग्राफ को मैं बोलूँ कि ये ग्राफ जैसे अभी जो ग्राफ बना हुआ है ये डायरेक्टेड नहीं है, ये सारी एजेस जो हैं वो अनडायरेक्टेड ही हैं, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो सारे जो कनेक्टेड हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड ही तो हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब अगर कोई नहीं सारे स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, मतलब बेसिकली एक मतलब ऐसी जो नोड भी होगा। कनेक्टेड हैं अगर वो एज यस। बिल्कुल ही अलग है तो नहीं होगी। यस, यस मतलब बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक डीएफएस कॉल लगा लूँ किसी भी नोड पर और अगर मैं उससे सारी नोड्स पर रीच कर पा रही हूँ तो वो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। जैसे इस केस में अगर ये मेरा कंपोनेंट ही अलग हम्म। है ना? तो ये मेरा जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड के लिए तो एक ही ट्रैवर्सल में हो जाता है, बट डायरेक्टेड के लिए मुझे जो हमने अभी कॉम्प्लेक्सिटी देखी वो v इंटू वी प्लस ही मतलब बेसिकली वी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी अभी तक के लिए। ठीक है, तो अब क्या इसमें कोई और अप्रोच याद आ रही है? फ्लॉयड वॉशल याद है यार तुम लोग को? प्रज्वल कर रहा था ना कोऑर्डिनेट, मेरे को आवाज हम्म। बीच में आ हम्म। गई थी। फ्लॉयड वॉशल में हम क्या करते थे? फ्लॉयड वॉशल हमारी बेसिकली ये एल्गोरिदम थी कि मेरे को हर नोड से हर नोड का एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता था और उसमें हम एक मैट्रिक्स बनाते थे कि अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनफाइनाइट डाल देते थे उसमें। हम्म। ठीक है, तो फ्लॉयड वॉशल से भी मैं कर सकती हूँ कि अगर कहीं पे भी मुझे इनफाइनाइट मिल गया दैट मीन्स पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, शॉर्टेस्ट तो दूर की बात। ठीक है, तो हाँ। है ना? तो फ्लॉयड वॉशल, लेकिन फ्लॉयड वॉशल की कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम लोग को याद हो तो वी क्यूब थी, हम्म। तो वो भी मतलब ज़्यादा ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब आई थिंक ये अभी तक वही अप्रोचेज़ हमने डिस्कस करी हैं, 2 अप्रोचेज़ जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक नई अप्रोच या मतलब नया कुछ कि हम इसको एक मतलब इसको जो एक ही ट्रैवर्सल में या फिर इसको हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ वी में अगर इसको कर सकें, तो ऐसा हमें कुछ तरीका देखना है। तो उसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम आती है वो आती है कोसाराजू एल्गोरिदम। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं एक बार। अच्छा, पेज नंबर 2 पर ही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, आगे नहीं गई हूँ, ठीक है? तो यार अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि अगर कोई नोड है, ठीक है? अगर वो नोड जैसे कि ये मैं इसी ग्राफ के लिए भी कंसिडर कर रही हूँ, तो जैसे मेरा 0 है, ठीक है? तो 0 से मैं हर नोड पर ट्रैवर्स कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से एक बार ये इसको हटा दो, ये 4 वाली एज को अभी कंसिडर मत करो, अभी सिर्फ इतने को कंसिडर करो, 0 1 2 3। 0 1 2 3 को, ठीक है? तो मैं 0 से हर नोड पर जा सकती हूँ। सिमिलरली मैं 1 से भी जा सकती हूँ, 2 से भी, 3 से भी जा सकती हूँ, ठीक है? 4 मेरे पास अभी इसको कंसिडर मत करो। तो ये मेरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है पूरा, है ना? अब अगर मेरे को इसको चेक करना हो, तो मैं कैसे चेक करूँगी? तो मेरे पास एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला आता है, वो देखते हैं कि क्यों अप्लाई होता है। बट उस एल्गो में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैंने बोला कि अगर 0 को कंसिडर कर लो और 0 से डीएफएस लगा दो, हम्म। ठीक है? अगर तुम 0 से किसी भी नोड पर ऐसे पहुँच मतलब कोई भी नोड ऐसी आती है जहाँ पर तुम नहीं पहुँच पाते, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है ही नहीं। हम्म। है ना? लेकिन अगर 0 से पहुँच जाते हो हर नोड पर तो एक काम करो, मतलब ये पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ। तो एक काम करो कि ग्राफ का ना ट्रांसपोज़ ले लो, ठीक है? ट्रांसपोज़ का मतलब कि सारी एजेस को रिवर्स कर दो, ठीक है? तो बेसिकली मेरा जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है इतना? हम्म। ठीक है, मतलब मैंने ग्राफ का ट्रांसपोज़ ले लिया। अब जो नोड पहले कंसिडर करी थी मतलब 0 कंसिडर करी थी, 0 से हमारी सारी एजेस थी हमारे पास। मतलब हाँ हर हाँ। नोड पर पाथ था। अब 0 से फिर चेक कर लो कि क्या अभी भी 0 से तुम पूरा डीएफएस कर पा रहे हो क्या?
तो अब अगर मैं 0 से चेक करूँ तो 0 से 3 पर भी है, 0 से 2 भी है, 0 से 1 भी है। तो अभी भी सारे जो नोड्स हैं उनको मैं ट्रैवर्स कर पा रही हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, ये एल्गोरिदम कह रही है, इसका रीजन अभी देखते हैं क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, बट एल्गोरिदम इतना ही कह रही है अभी के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अब मतलब अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, इसका थोड़ा सा समझ आ रहा है तो एक बार बताओ, वरना डिस्कस करते हैं। रिवर्स मुझे करने वाला वही हम्म हुआ जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही था, उसमें भी तो अगर पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, हम्म टेक्निकली बात तो वही हुई। उसमें भी तो हम, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। हम्म हमने यहाँ पर भी एग्जैक्ट रिवर्स कर दी डायरेक्शन, तो हम्म वही सेम रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड ही था, मतलब वो उसमें सारा स्ट्रांगली कनेक्टेड ही था। कुछ कुछ वहाँ से हम्म इंट्यूशन मिल रहा है। यस यस, हाँ मतलब बेसिकली वही कंसेप्ट है। बट एक छोटी सी चीज यहाँ पे आती है कि यार अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना, तो वहां पे पक्का कोई ना कोई एक साइकिल तो पक्का बन रही होगी। हम्म ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कंसिडर किया था 0 1 2 3, तो इनके बीच में एक साइकिल बन रही थी। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर एक ऐसी साइकिल बन रही है जिसमें हर पाथ से, ऑब्वियसली मैं साइकिल में तो हर नोड से हर नोड तक जा ही सकती हूँ, हम्म है ना। तो अगर मैं उसका रिवर्स कर दूंगी तो भी जा ही पाऊंगी। हम्म ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे आ जाता है, अब फॉर एग्जांपल इस नोड 4 को कंसिडर करो और इसकी ये वाली एज को हटा दो। ये वाली एज को कंसिडर मत करो, सिर्फ ऊपर वाली एज को कंसिडर करो कि ये वाली एज हम्म, है। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक साइकिल तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब मैं इसको रिवर्स कर रही थी, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ, जीरो से अगर तुम चेक करते तो जीरो से 1 तक भी पहुंचते, 2 तक भी पहुंचते, 3 तक भी और 4 तक भी। तो पहला स्टेप तो पास हो जाता, है ना। फिर जब रिवर्स करते तो रिवर्स टू कुछ इस से फोर तरीके से। में 2 से 4 रह जाता है। हाँ, तो अब रिवर्स करने के बाद सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में मैं चेक कर रही थी कि क्या अभी भी मैं जीरो से हर नोड तक पहुंच सकती हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकती। ठीक ठीक है। है, तो यही कंसेप्ट है बेसिकली, जो मतलब यही इसका रीजन है कि हम क्यों रिवर्स करके देख रहे होते हैं कि क्या एग्जिस्ट करती है हमारी हर नोड से हर नोड का जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यही रीजन है कि हम रिवर्स करके देख लेते हैं। मतलब साइकिल पे इसमें अगर सारे या एक या एक से ज्यादा होंगे, मतलब जो कंपोनेंट अलग अलग बनेंगे, जो इसके पार्ट्स बन सकते हैं, अगर हम्म, साइकिल तो बनेगी बनेगी। अगर उसमें हाँ मतलब ऐसा कोई हाँ, पार्ट नहीं है जिसमें साइकिल ना बने। नहीं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर भी देखो 4 जो नोड थी वो अगर मेन हाँ, साइकिल का हिस्सा नहीं थी, तो बीच में वो तो किसी टू ना से किसी फोर हाँ हाँ, वही बना वही रही कह थी। रहा था। ठीक है, तो साइकिल का तो यार मतलब तुम समझ पा रहे होगे, जो तूने अभी अनडायरेक्टेड बोला था वो वही लॉजिक है कि साइकिल का मतलब अगर एक नोड जा रही है तो मतलब वो आ भी रही है, मतलब टू वे रोड है। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो तो वापस भी आ ही सकते हो, हम्म, है ना। मतलब कोई ना कोई पाथ होना चाहिए वापस आने का। तो वो वही कंसेप्ट है साइकिल का, और कोई कंसेप्ट मतलब नहीं है। ऐसी कोई नोड नहीं होगी जो किसी साइकिल का हिस्सा ना हो, स्ट्रांगली नहीं, कनेक्टेड। अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है पूरा तो। हाँ हाँ, वही वही तो ही। ठीक है, तो यार एक तो हमारा अभी फिलहाल हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि पूरे ग्राफ को अगर मुझे चेक करना हो कि वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, अब मेरा सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर कोई एक ग्राफ है तो उसके अंदर कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में, एक सेकेंड, पेज नंबर 2 पर ही हूँ मैं अभी भी फिलहाल। हम्म अगर मैं इस केस में जो नीचे वाली एज थी वो मैंने हटाई थी 4 की, मतलब हम्म 2 से 4 से 2 तक जो एज आ रही है इसको अगर मैं हटा दूं इतना, तो अब मेरे पास टोटल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। मतलब फिर मतलब ये बस 0 1 2 3 वाला। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई एक सिंगल नोड है तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अगर सिंगल नोड है तो कोई, मतलब अगर मैं एक नोड यहाँ पे ऐसे भी बना दूं 5, तो अपने आप में तो ये कनेक्टेड है ना। हम्म ठीक है, अच्छा इसके साथ ही अगर मैं एक ऐसी नोड भी बना दूं, तो ये पूरा भी जो पार्ट है ये इससे तो कनेक्टेड कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में तो पूरा कनेक्टेड है ना। हम्म, ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम एक सिंगल नोड को हमेशा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है।
ठीक है, मतलब अगर बेसिकली मैं इस सिनेरियो की बात करूं जिसमें ये वाली एज एग्जिस्ट नहीं करती 4 से 2 वाली, और 5 और 6 भी नोड्स है जिनका इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो टोटल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स 3 हो जाएंगे मेरे पास। कौन कौन से 0 1 2 3 4 और 5 6 वाले? एक तो मेरे पास, एक सेकेंड में कलर चेंज कर दो, एक तो ये वाला 0 1 2 3 वाला, ठीक है, क्योंकि ये नीचे एज नहीं है तो 4 ऑब्वियसली उसका पार्ट नहीं है। 4 अकेली नोड जो है वो भी अपने आप में स्ट्रांगली कनेक्टेड है, सिंगल नोड हमेशा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगी, और तीसरा कंपोनेंट ये है। ठीक ठीक है, तो अब मुझे ये निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मतलब अब हम इस पे वर्क करने वाले हैं, तो अब एक बार स्लाइड नंबर 3 पर आ जाओ, जैम बोर्ड पर ही। यार यहाँ पर ना मतलब एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो कि अब तक का समझ आ रहा है सबको, क्योंकि मतलब मुझे वैसे नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आज का सेशन, तो हर छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो बाद में उनका लॉजिक नहीं समझ आता, तो एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो सारे कि अब तक जितना पढ़ा है वो समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे आओ, तो पेज नंबर 3 पर, आगे। जैम बोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यार एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वैसे ये मतलब ज़्यादा कहीं जगह पे मिलेगी नहीं, बट ये सिंपल बस क्लियर करने के लिए डाल रखा है मैंने कि यार कंडेंस कंपोनेंट ग्राफ क्या होता है। तो यार कंडेंस कंपोनेंट ग्राफ बेसिकली यही होता है कि हमारे जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन वो पूरा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होता। मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जो लेफ्ट वाला स्क्वायर पार्ट है और जो राइट वाला स्क्वायर पार्ट है, तो लेफ्ट वाला स्क्वायर पार्ट अपने आप में एक स्ट्रांगली कनेक्ट एससीसी है, ठीक है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को मैं भी एससीसी बोल रही हूँ, और राइट वाला जो पार्ट है डी ई एफ नोड्स वाला वो अपने आप में पूरा एससीसी है। ठीक है, लेकिन अगर पूरा ग्राफ में देख रही हूँ, मतलब ये वाली जो एज है बीच में, इसको ऐसे मान लो कि ये सी से ई तक है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो सी से ई तक एज अगर जा रही है, तो ये पूरा ग्राफ तो जो मेरा है वो तो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे जो दो एससीसी बन रहे हैं पूरे ग्राफ में से, ठीक इतना है। समझ आ गया होगा। तो अब यार मेरे को बेसिकली यही बताना है कि पूरे, तो ऐसी मतलब कंडेंस कंपोनेंट ग्राफ यही होता है जिस जो पूरा स्ट्रांगली कनेक्टेड ना हो लेकिन उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हो। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब यार इसमें देखो, इसमें तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि एक ये वाला मतलब एक सोर्स वाला स्क्वायर बना हुआ है, ये मतलब एक ये वाला है और एक सिंक वाला है। हम्म। ठीक है, तो अगर मैं मान लो अभी मैं ए से ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ, हाँ। ए से मैं पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ, तो ए से मैं बी तक भी पहुंच जाऊंगी, सी तक भी पहुंच जाऊंगी, ई तक भी पहुंच जाऊंगी। एक एक सेकेंड होल्ड करना, फोन आ रहा है। हाँ, अब क्या डिस्कस करते हैं, ए से अब मैं बी तक भी आ सकती हूँ, सी तक भी आ सकती हूँ। अब याद देखो, सी से ई तक भी जा सकती हूँ, तो ए से ई भी आ ही सकती हूँ। हम्म। ये समझ आ रहा है ना, मतलब बेसिकली मैंने ट्रैवर्स कर रही हूँ, अगर ऐसे समझ लो डीएफएस कॉल ही लगा रही हूँ, तो डीएफएस कॉल में जब मैं ए से लगाऊंगी तो ए से बी तक आ सकती हूँ, सी तक आ सकती हूँ, ई तक भी आ सकती हूँ मैं, क्योंकि सी से ई एक एज हाँ हाँ। है ना। उसके बाद फिर ई तक आ गई तो मतलब एफ तक भी आ सकती हूँ और डी तक भी आ सकती हूँ, है ना। तो ई से तो मैं हर उसको हर वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं अगर मान लूँ कि ई पर चली जाऊँ,
मतलब ए तो बी मैं सी से तो सारे ट्रेवल्स हो सकते हैं। हाँ, ए, बी, सी से बेसिकली सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सिंक वाला जो पोर्शन है उससे नहीं हो सकते। इससे नहीं हो तो सकते। इसी से मतलब 2 वर्ड्स आ जाते हैं, सोर्स और सिंक। इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मतलब ठीक ठीक है, समझ लो कि है। हाँ, ठीक है कि जो सिंक में जितने भी वो है, वहाँ से लेकर सोर्स तक कोई भी कभी हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। आपस में पूरा सिंक, पूरा ट्रैवर्स हो सकता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एससीसी है। तो यहाँ से एक चीज़ और आती है कि यार कंडेंस्ड कंपोनेंट ग्राफ हमेशा एक डीएजी होगा, मतलब डायरेक्टेड डायरेक्टेड। एसाइक्लिक ग्राफ होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस पूरे में साइकिल बन रही हो। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे में साइकिल होती दैट मीन्स ये एक एज वापस भी आ रही होती, और हम्म। एक एज वापस आ रही होती तो साइकिल ही तो बन जाती तो, है। तो पूरा ही एक एससीसी बन जाता है ये। ठीक बात। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतना ही था। अब एक बार नेक्स्ट उस पे आ जाओ, नेक्स्ट शीट पर। आ गया फोर्थ। हाँ, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये निकालना है कि यार ये जो ग्राफ है, मतलब अब हमारी कोसराजू एल्गोरिथम शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास कंसेप्ट्स थे कि हम क्या, क्यों, कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन अभी फिलहाल ये है, हमें ये बताना है कि कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं और उनको प्रिंट भी करना है। मतलब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट वो होगा 0 1 2, दूसरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा 3 और तीसरा होगा 4। तो फिर तो मतलब कोई भी ग्राफ ले लो, वो कंडेंस्ड कंपोनेंट जो भी थे वाला वो तो ग्राफ होता ही होगा है। ही, हाँ ऑब्वियसली होगा। जैसे इस केस में अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो सोर्स है, ये वाला पार्ट मतलब सिंक है। सिंक मल्टीपल हो गए, यहाँ 3 भी सिंक ही आ गया, 4 भी सिंक ही आ गया। नहीं, मतलब वो एक्चुअली वो कंपैरेटिव आता है। जैसे अब 3 और 4 ये वाली एज के लिए ये सोर्स है और ये सिंक हाँ ये भी आती है है। ना? तो मतलब इसका से ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ मतलब समझ गए ना तुम लोग कि क्या चल रहा है। ठीक है और ठीक। अगर इस पूरे में साइकिल हो जाती तो ये तो डीएजी हो ही मतलब वो तो कंडेंस्ड कंपोनेंट ग्राफ नहीं हो सकता था। ठीक है, पूरा ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है ये स्ट्रॉन्गली तो। कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे यार, एल्गोरिदम हमारा वही लगेगा रिवर्स वाला। तो जैसे अब मैं कोई भी नोड से शुरू कर सकती हूँ, ये स्टेप 1 है। ठीक है, कि मैं कोई भी नोड से शुरू कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने, मतलब जिससे तुम्हारा मन करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो 0 से मैं डीएफएस लगानी शुरू करूँगी, और जब एक नोड का मैं डीएफएस कंप्लीट कर दूँगी, उसको मैं स्टैक में पुश कर दूँगी। ठीक है। ठीक है, और मैं साथ-साथ विजिटेड को भी देखती जाऊँगी कि ये नोड विजिटेड है या नहीं है। ठीक ठीक है, है। ठीक तो है। अब इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि स्टार्ट करते हैं 0 से। अच्छा देखो, अगर फर्स्ट स्टेप में मेरे पास कोई ऐसी नोड आ जाती है जिसको मैं रीच ही नहीं कर सकती, तो मतलब ये मेरा, मतलब फर्स्ट स्टेप पर ही मैं रिटर्न कर दूंगी ना कि ये मेरा है ही नहीं, मतलब जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। जैसे कि 0 से तो चलो सारी आ ही जाती है। हम्म, चलो फिर देखते हैं मतलब इसको, हाँ ठीक है। इस पॉइंट को। ठीक है, करते करते अब जैसे 0 से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, तो 0 से 0 को सबसे पहले ट्रू कर दूं मैं। हाँ हाँ। फिर उसके बाद 0 से 2 पर आए तो 2 को ट्रू कर दिया। ठीक है, 2 से 1 पे आए तो 1 को ट्रू कर दिया। 1 से वापस 0, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मतलब वहीं पे स्टॉप हो वहीं पे जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। तो 1 को मैं पुश कर सकती हूँ स्टैक में। अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली जब किसी नोड की वो पूरी हो रही है, मतलब तो फर्दर डीएफएस आगे नहीं कर कंप्लीट पा हो रही रहा है, ट्रेवर्स। हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब तब उसको डालते जाएंगे। फिर उसके बाद 1 से बैक ट्रैक करेंगे, 2 पर आए। ठीक है, 2 से भी ठीक और है। कहीं नहीं जा सकती तो 2 को भी पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है। ठीक है, फिर वापस 0 पर आए, अब 0 से जा सकते हैं। 0 से और कोई हाँ नोड मेरे चलो तो। पास आई 3। ठीक है, 3 से 3 को मैंने ट्रू कर दिया। फिर 4 आई, 4 को मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है। ठीक है, ये विजिटेड वाला बेसिकली सिर्फ इसलिए ताकि मैं फिर से विजिट ना कर पाऊँ लूप्स के लिए। ठीक है, वरना वो लूप में ही फँस जाएँगे हम। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 4 से कहीं आगे नहीं जा सकती तो 4 को पुश कर दिया। फिर उसके बाद बैक ट्रैक किया, 3 से और कहीं नोड नहीं है तो 3 को पुश कर दिया।
3 से बैक ट्रैक करेंगे 0, 0 से और कोई नोड नहीं है तो 0 को भी पुश कर दिया, मतलब मेरा एक बार जो डीएफएस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या स्टैक करेंगे? कैसे देखेंगे? क्या अब? सारी नोट तो वही है कंप्लीट। हाँ, अब क्या करेंगे? हमारा सेकंड स्टेप हमेशा की मतलब पहले वाला वही था कि यार रिवर्स करके देखो अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहले इस पूरे ग्राफ को रिवर्स करेंगे। तो जैसे 0 था, ये वाली एज को ट्रांसपोज लेने का मतलब बेसिकली यही होता है कि सारी एजेस को रिवर्स कर दो जितनी भी एजेस हैं। और अगर तुम्हें इसका कोड देखना हो तो यार कोड में चलो मतलब कोड में बेसिकली हमें एजेंसी अगर लिस्ट दे रखी है तो फिर तो मतलब रिवर्स ही कर देंगे तो फ्रॉम से बस। हाँ, मतलब जहाँ फ्रॉम से 2 तक है वहाँ 2 से फ्रॉम कर देना। हम्म, ठीक है, इसका कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये बन जाएगा अब मेरा ग्राफ। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है, अब क्या करेंगे? अब एक और मतलब इस विजिटेड को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे बेसिकली कि अब फिर से इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे 0 से ही। ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि अब यार एक मैं यहाँ पे वो बना लेती हूँ, वेक्टर टाइप बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कर रही हूँगी वैल्यूज़ को। हम्म, ठीक है, कि कौन-कौन सा मेरा वो आ चुका है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ 0 से। ठीक है, तो अब मैंने 0 को देखा कि मैं यहाँ पर हूँ, अभी स्टैक में हूँ। ठीक है, स्टैक के टॉप पर हूँ मैं। तो मैंने इसको पॉप किया और मैं इसको विजिटेड ट्रू कर देती हूँ और इसको पूरा ट्रैवर्स करूँगी अपने ये नए वाले ग्राफ में। हम्म, ठीक है, तो 0 से जैसे मैंने शुरू किया तो 0 को पॉप कर दिया, 0 को ट्रू कर दिया। अब 0 से कहाँ जा सकती हूँ? 0 से 1 जा सकती हूँ, हाँ हाँ ठीक तो है। 1 को भी ट्रू कर दिया। फिर 1 से 2 आ सकती हूँ तो 2 को भी ट्रू कर दिया। बस, ठीक है। और तो कहीं नहीं जा सकती 0 नहीं से। नहीं तो ओके। बस इतना कंप्लीट कर दिया। अब इतने कंप्लीट करने का ये मतलब है कि मैंने देखो अब एक एलिमेंट ऐसा पॉप किया स्टैक में से जो विजिटेड नहीं था अभी तक, 0, हाँ है ना? तो दैट मीन्स ये मेरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट तो है, मतलब मैं यहाँ पे काउंटर भी रख रही हूँ। तो मेरा काउंटर 1 मिल चुका है मुझे ठीक है। कि मैं एक ऐसी नोड पर हूँ जो मेरी अभी तक विजिटेड नहीं हुई है, मैं उसको स्टैक में से पॉप कर चुकी हूँ और मैं जब उसको पूरा ट्रैवर्स कर रही हूँ तो मैं उसको यहाँ पे लिख भी लेती हूँ 0, 1 और फिर 2। हेलो। विजिटेड तो मतलब कैसे, हम्म। मतलब विजिटेड तो हमने करी थी। विजिटेड से बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर, अच्छा देखो एक सेकेंड ये कंप्लीट हो जाए फिर समझ आ जाएगा क्यों ले रहे हैं विजिटेड। ठीक है, अभी तक तो इतना समझ आ गया ना कि चल क्या रहा है, मतलब 0 से बेसिकली मैंने पूरा ट्रैवर्स कर लिया। हम्म, ठीक है, अब जैसे मेरी नेक्स्ट नोड है 3 स्टैक में, स्टैक के सबसे थ्री है ना? तो अब स्टैक के टॉप पे 3 है। अब मैंने देखा यार 3 क्या विजिटेड तो नहीं है पहले से ही? नहीं है तो। नहीं है, मतलब वो अभी तक किसी भी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का हिस्सा नहीं बनी है। हम्म, है ना? तो इसीलिए विजिटेड वाला एरे ले रखा है। अच्छा अच्छा जैसे ठीक है। अगर मान लो अभी थोड़ी देर बाद हमारे पास 2 आ जाएगा टॉप पर, तो 2 मेरा तो तुम ऑलरेडी तो किसी ऑलरेडी। एससीसी का पार्ट हाँ हो हाँ चुका है, तो मैं काउंटर इंक्रीज नहीं करूंगी। ठीक है समझ गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा विजिटेड वाला लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे मैंने 3 लिया तो 3 को मैंने पॉप किया स्टैक में से, और तो इसने 3 मतलब 3 को ट्रैवर्स स्टार्ट करना शुरू किया। अब 3 के बाद 3 से 0 पर आ सकते हैं, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है। और कहीं जा नहीं सकते तो तो पॉप मतलब 3 ही दूसरा हुआ मेरा कंपोनेंट सिर्फ। हो गया। सेकंड यहाँ पे मैं देख लो राइट में लेफ्ट मतलब नीचे मैं भरे जा रही हूँ अपने उसको, मुझे मतलब एक नॉट रिलेटेड वाले आते हैं, अगर कोई अगर आता है यहाँ से तो हम इस थ्री के साथ लिख देते हो, मतलब स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब कंपोनेंट हो जाते हैं इसके, वरना। तो फिर वो पहले से ही हो जाता ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम्म। अगर होते तो, अगर की हम्म। कोई नोड होती थ्री से जो कि नॉट विजिटेड होती, तो हाँ, उस केस में भी इसके साथ आ जाते फिर वो। साथ ही आ जाते हैं, यस। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आया। 4 अब देखो विजिटेड नहीं है, मतलब अभी तक हिस्सा नहीं है। सी मेरा 2 हो चुका है, ठीक है, 3 की वजह से। हाँ ठीक है हो एक गया। 0 की वजह से हुआ था, एक 3 की वजह से हुआ था। फिर हम्म। 4 पर आए, 4 को पॉप किया। 4 के लिए देखा 4 कहाँ-कहाँ तक जा सकता है, 4 3 तक जा सकता है। तो लेकिन 3 तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो मतलब 4 को ठीक हम है। पूरा विजिट कर चुके हैं और काउंटर हमारा हो चुका है अब 3। ठीक है, अब हम आते हैं 2 पर। 2 को मैंने देखा 2 ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब 2 ऑलरेडी किसी
एससीसी का हिस्सा बना हुआ है, तो इसीलिए अब मेरे को इसके लिए काउंटर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ना इसको ट्रैवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पहले ही इसको ट्रैवर्स कर चुके हैं। ठीक है। ठीक है, फिर 1 है, 1 के लिए भी सेम कंडीशन है, स्टैक ओवर मतलब पूरा ग्राफ ट्रैवर्स हो चुका है। हम्म। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिकली कोसा-राजू एल्गोरिथम। समझ गया। ठीक है, इसका एक बार कोड पर आ जाओ। एक सेकेंड, यहाँ पे रीड कर लेना, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कंडेंस्ड कंपोनेंट ग्राफ के और एल्गोरिदम। इसमें आ जाओ लाइन नंबर 27 में। 27 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा एल्गोरिदम शुरू हो रहा है। वी मेरा नंबर ऑफ नोड्स है, एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है, इंट का मतलब कि कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। हाँ, तो वेट टर्म करना। ठीक है। ठीक है, तो मैंने पहले मतलब दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कि सारे कंपोनेंट्स भी बताओ अकेले मतलब वेक्टर में स्टोर करा के, या फिर काउंटर भी बता दो। वो मैंने दोनों साथ में करा दिया। तो पहले विजिटेड 0 ले लिया, एक स्टैक बना लिया, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसके लिए एक डीएफएस कॉल लगा दो लाइन नंबर 36 में। ठीक है। ठीक है, फिर फर्स्ट लाइन पर सेकंड लाइन पर आ जाओ। डीएफएस वाला। अच्छा, ठीक है। नहीं, रिवर्स वाले पे नहीं, सॉरी, लाइन नंबर 14 वाले पे आ जाओ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने सबसे पहले विजिटेड उसका 1 कर दिया, उसके बाद फिर मैं उसको उसके लिए मतलब पूरा कर रही हूँ कि वो उससे कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड है उस पर चले जाओ, और उसके लिए डीएफएस कॉल जो हम लगा रहे थे बार बार। ठीक है। ठीक है, इनिशियली और स्टैक में पुश करे जा रहे थे जब एक पूरी ट्रैवर्सल जब पूरी पूरा हो रही थी। ट्रैवर्सल हो गया। ठीक ठीक है, है। वो लाइन नंबर 24 में किया हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद लाइन नंबर 38 तक इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में स्टैक को रिवर्स कर रखा है, उसका कोड देख सकते हो, लाइन नंबर 2 से लिखा हुआ है उसका कोड। स्टैक को रिवर्स कर रखे हैं। स्टैक को नहीं, सॉरी, मतलब ग्राफ का ट्रांसपोज लेना हाँ हाँ, है, वही वही वही। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर चेंजेस करने हैं। ठीक है। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 में देखो वो वाला फंक्शन बना रखा है और रिवर्स किया हुआ है। हाँ, रिवर्स द ग्राफ। ठीक है। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप, उसके बाद ये जो लाइन नंबर 42 है, और इसमें बेसिकली मैं यही कर रही हूँ कि वापस से उसी विजिटेड में वापस 0 कर रही हूँ, नया भी बना सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। फिर लाइन नंबर 46 में स्टैक को ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, एलिमेंट पॉप करके उस पे डीएफएस लगा रहे हैं और काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं लाइन नंबर 53 में। समझ गया। आप इसको पॉप करें, लास्ट में काउंट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें यार कितनी ट्रैवर्सल लग रही है मेरी ग्राफ की? अच्छा, पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल की पहले तो डीएफएस ही लगी है, मतलब डीएफएस डीएफएस बी मतलब प्लस ई होगी। v प्लस ही है ना? और कितनी बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है मुझे पूरे ग्राफ को? 2 बार करना पड़ रहा है। 2 बार एक करना बार पड़ रहा है, तो मतलब। मतलब इस एल्गोरिदम का जो मेरा वो हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो v प्लस ही हुई, लेकिन मुझे 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यार एक एल्गोरिदम और बनी है थोड़ी सी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है टार्जन्स एल्गोरिदम। अच्छा। ठीक है, तो टार्जन्स एल्गोरिदम में बेसिकली हाँ, काम यही है कि जो काम यहाँ पे 2 ट्रैवर्सल में हो रहा है वो हमें उसे सिंगल ट्रैवर्सल में करना है। ठीक है, मतलब मैं ग्राफ को एक ही बार ट्रैवर्स करूं और मुझे नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स प्लस कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स वो पता चल जाए एक ही ट्रैवर्सल में। ओके। ठीक है, तो ये होती है हमारी टार्जन्स एल्गोरिदम। अब एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो कि कोसा राजू सबको समझ आ गई, क्योंकि ये आज का इजियर वाला पार्ट था, मुश्किल वाला भी शुरू हो रहा है।
एक बार सारे अपडेट कर दो यार, कोमल, श्रेया, विपुल। श्रेया और विपुल, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो या बता दो। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट। अब यार प्रज्वल, पेज नंबर 5 पर आ जाओ, आगे जैमबोर्ड पर। ठीक है, अब थोड़ी सी मतलब चीज़ें अलग देखनी पड़ेंगी कि क्या-क्या होते हैं, मतलब टार्जन्स एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यार कुछ हमारे पास अलग-अलग टाइप की एजेस होंगी जो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे होंगे कि ये वाली एज ये होती है और ऐसे होती है। ठीक तो है। सबसे पहले जो हमारी एज आती है वो ये आती है ट्री एज। ट्री एज। ट्री, ठीक है। ऑल्दो इसका इतना काम नहीं है बट स्टिल यू और वी, मतलब अगर एक ऐसी एज यू और वी एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब ये है कि यू मेरा पेरेंट है और वी मेरा चाइल्ड है। ठीक है। बेसिकली ये वाली एज, ये वाली एज जो भी ग्रीन से यहाँ पे बनी हुई है वो वाली मेरी ट्री एज है। मतलब इसका मतलब ये है कि वी से यू जाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है। कोई और रास्ता हो सकता है। ये जो यू टू वी एज है, ये एज को मैं ट्री एज तभी बोलूंगी जब उनमें डायरेक्ट एक एज पेरेंट टू चाइल्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, ये मतलब है मेरा। अच्छा। कोई और जाए ना जाए मुझे नहीं पता, बट ये वाली एज मेरी ट्री एज है। ठीक है। ठीक है। सेकंड एज आती है यार हमारे पास बैक एज। ठीक है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको समझना। बैक एज बेसिकली ये होती है कि अगर यू से वी एक एज जा रही है तो उसमें यू मेरा एंसेस्टर है और वी मेरा डिसेंडेंट है। नहीं, एक सेकेंड, यू मेरा जो है वो डिसेंडेंट है और वी एंसेस्टर है, ये मतलब है। यू इज डिसेंडेंट एंड वी इज एंसेस्टर। मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो 6 से 2 तक एज जा रही है। 6 से 2 तक। अच्छा। ठीक है, तो 6 जो है मैं वो मेरा डिसेंडेंट है और 2 मेरा एंसेस्टर है 6 का। तो इस एज को मैं बैक एज बोलूंगी, जो कि उसका नाम भी काफी ज्यादा सिंपल से बता रहा है कि बैक जा रहे हैं हम, वापस जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई डाउट है बट क्या ये इसमें? इस चीज को अगर उल्टा देखा जाए तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, नहीं, मतलब उल्टा देखना नहीं है ना, अगर एक जगह से देखना है। मतलब बेसिकली यही काम करना है, ये वाली कंफ्यूजन मत लेकर आना। पहले अपना जो भी तुम्हारा ग्राफ है ना उसको ट्री के फॉर्म में लिख लेना। ट्री की फॉर्म में लिखना आता होगा, मतलब बेसिकली एक लेवल्स लेवल्स बना के। हम्म। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ को और भी बहुत सारे तरीके से देख सकती थी बट मैंने वन से देखने की वो करी। ठीक है, तो ठीक तुम है। जहां से भी देख रहे हो वहां से ही चीजों को कंसिडर करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली तुम जो जो भी, जैसे हम मान लो तुम यहाँ पे 2 से भी शुरू कर सकते थे, तो तुम 2 को रूट ले सकते थे। ठीक है, मैंने हम्म, 1 को रूट लेना समझा। ठीक, तो जहां से भी ले रहे हो बट एक चीज कंसिडर कर लेना कि हमने ऐसे ही लेना है। ठीक है। ठीक है, तो नहीं तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी, वैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इसी की बात हो रही है, ऐसे कि 1 मेरा रूट नोड है।
ठीक है ठीक है ठीक है? तो जो मेरे अगर कोई जैसे 6 से 2 तक जा रही है, तो अगर डिसेंडेंट से उसके एंसेस्टर पर एक नोड जा रही है, तो उसको मैं एक बैक एज बोलूँगी। ठीक है। ठीक है? थर्ड एज होती है यार फॉरवर्ड एज। ठीक है? फॉरवर्ड एज का ये मतलब होता है कि अगर U से V अगर एक नोड है, तो दैट मीन्स U मेरा एंसेस्टर है, V मेरा डिसेंडेंट है, दैट मीन्स दिस टाइप की नोड। तो वो तो फिर हर ट्री नोड भी नहीं, ट्री फॉरवर्ड नोड बेसिकली मेरी हर लेवल की है। ये मेरा डायरेक्ट। मतलब समझ रहे हो कि 5 8 का पेरेंट 5 हम्म। है ना? और 5 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 1 है, तो बेसिकली 8 का एंसेस्टर है 1। मतलब कोई एक डायरेक्ट लेवल नहीं है, मतलब किसी और लेवल यस। तक जा रही है। हाँ, तो ये हमारी होगी फॉरवर्ड एज। और लास्ट हमारी जो एक और इम्पोर्टेंट एज आती है यार, वो आती है क्रॉस एज। ठीक है? क्रॉस एज का बेसिकली ये मतलब होता है कि इसमें कोई डिसेंडेंट एंसेस्टर रिलेशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जैसे ये वाली है 5 to 4। तो 5 to 4 जो एज है, वो ना तो 4 एंसेस्टर है 5 का, ना 5 एंसेस्टर है 4 का, ना 4 पेरेंट है, ना 5 पेरेंट है। मतलब एज इन पेरेंट तुम बोल सकते हो कि हाँ 4 का पेरेंट 5 है, लेकिन डिसेंडेंट और एंसेस्टर का रिलेशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। ठीक है? तो इसको बोलेंगे, दो इंपॉर्टेंट एजेस है यार जो मतलब काफी ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी हमें, वो है एक बैक एज है और एक क्रॉस एज है। ठीक है? ये ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें मतलब? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक बार नेक्स्ट पेज पर आओ। आ गया। पेज नंबर 6 पर। अब यार हमारे पास दो चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। एक होता है मतलब एक हर नोड के लिए या हर वर्टेक्स के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होता है लो वैल्यू और एक होता है डिस्क वैल्यू। ठीक है? डिस्क का मतलब होता है डिस्कवरी टाइम। ठीक है? मतलब हर नोड किस टाइम पर डिस्कवर हुई, वो मेरा होता है डिस्कवरी, मतलब डिस्क में जाता है वो। और जो लो का मतलब होता है कि नोड विद लोएस्ट डिस्कवरी टाइम एक्सेसिबल। तो लो का मतलब होता है। हाँ, मतलब काफी कंफ्यूजन है ये। देखते हैं इसका कि लो का क्या मतलब होता है। ठीक है? अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिस्क का मतलब होता है डिस्कवरी टाइम। एक सेकंड रुको, यहाँ से लिख देती हूँ। डिस्क का मतलब होता है डिस्कवरी टाइम। और लो का मतलब होता है नोड विद लोवेस्ट डिस्कवरी टाइम एक्सेसिबल। ये दिख रही है दोनों डेफिनेशंस? हाँ, मैं ये ऊपर लिखे। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है? अब इसको मतलब देखते हैं क्या होता है, तब एक बार ठीक से समझ आ जाएगा। अब यार देखो, मतलब बेसिकली ये डिस्क तो थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि डिस्कवरी टाइम है हमारा, हाँ हाँ। है ना? तो जैसे अब मैंने एक टाइमर इंक्रीज कर दिया 0 से। ठीक है। ठीक है? तो अब सबसे पहले जो मेरी 0 से अब मैं ट्रैवर्सल शुरू कर रही हूँ, तो 0 मेरे को 0 पर ही मिल चुकी है। तो 0 अच्छा। का डिस्कवरी टाइम 0। ठीक है। 0 से मैं कहाँ-कहाँ ट्रैवर्स कर सकती हूँ? 1 तक ही कर सकती हूँ। ठीक है? तो 1 का डिस्कवरी टाइम 1 है। अच्छा। मैं नीचे एरे भरे जा रही हूँ। ठीक है? उसके बाद 3 पर आई मैं। ओके। ठीक है? अब 1 से लेकर देखो, 1 से मैं 2 पर आ सकती हूँ। यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो, मतलब 3 को भी ऐसा हो सकता है, पहले 3 को कर लो, लेकिन हम क्योंकि ट्री के हिसाब से चल रहे हैं तो पहले लेफ्ट जाएंगे। ठीक है? तो 1 से मैं 2 पर जा रही हूँ, तो 2 का डिस्कवरी टाइम 2। टाइमर में हर ट्रैवर्स मतलब हर नोड पर जब अपडेट कर रही हूँ, तो मैं अपडेट करे जा रही हूँ वहाँ पे 0 1 2 से। ठीक है? ठीक है ठीक इनिशियलाइज है 0 से किया था। ठीक फिर है। अब 2 से और कहीं नहीं जा सकती, तो बैक ट्रैक करेंगे। तो ठीक है 1 से 3 आए, तो 3 का 3। ठीक 4 है। के लिए चेक किया, 4 के लिए 4। 4 से आगे गए तो 0 ऑलरेडी विजिटेड है, हम्म। कोई नोड नहीं है।
फिर 4 से कहाँ जा सकते हैं, 5 से जा सकते हैं 6। ठीक है, डिस्कवरी टाइम सिंपल सा यही होता है। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है यार, एक बार मुझे वैसे लो भी साथ साथ लिख देना चाहिए था। लो के लिए देखो यार, लो के लिए बेसिकली मैं ये लिख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर नोड से, मतलब जिस नोड के लिए मैं लो लिख रही हूँ, उस नोड से ऐसी कौन सी नोड पर मैं जा सकती हूँ जिसका डिस्कवरी टाइम सबसे छोटा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो जीरो, जीरो के लिए तो जीरो ही है सबसे अच्छा। जिसका डिस्कवरी टाइम सबसे छोटा है, तो जीरो के लिए तो जीरो ही हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं वन से देखो, वन से अब अगर मतलब तुम्हें जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है अभी फिलहाल, तो तुम वन से तुम्हें दिख रहा होगा कि वन से तुम जीरो तक जा सकते हो। हाँ जा सकते हैं। मतलब वन से बेसिकली वैसे देखो कहाँ कहाँ जा सकते हो, वन से टू तक जा सकते हो जिसका डिस्कवरी टाइम टू है, थ्री ठीक का है। डिस्कवरी टाइम थ्री है, फोर का डिस्कवरी टाइम फोर है और जीरो का जीरो है। ठीक है। यहीं पर जा सकते हो वन से। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट जीरो है। जीरो ही है। तो मैं जीरो के डिस्कवरी टाइम से इसको अपडेट कर देती हूँ। जीरो के डिस्कवरी टाइम से। जीरो के लोएस्ट टाइम से, मतलब लो वाली वैल्यू से। अच्छा, जीरो की लो वाली वैल्यू से। हाँ, अभी फिलहाल के लिए मतलब इसको देखते जाओ धीरे धीरे, किसको डिस्कवरी से अपडेट करना है और किसको लो से अपडेट करना है वो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी तुम्हें ये तो समझ आ रहा है ना कि वन के लिए लोएस्ट जो नोड है वो जीरो है। वो जीरो है, ठीक है। ठीक है, अब टू के लिए देखो, टू के लिए कौन सी नोड है जो जा सकते हो टू से टू से जहां तो तक। कहीं जा ही नहीं सकते, तो उसका टू के लिए ऊपर टू ही जीरो टू है। ही हो जाएगा। ठीक है, फिर थ्री से कहाँ तक जा सकते हैं, थ्री के लिए जीरो ही आएगा फिर तो। थ्री के लिए भी जीरो आएगा। उसके बाद फोर के लिए, फोर के लिए भी जीरो ही है। फोर के लिए जीरो, फाइव के लिए, फाइव के लिए फोर होगा। फाइव से फोर तक जा फाइव सकते हो क्या। से नहीं नहीं, फाइव से टू भी जा सकते हैं ना। फाइव से टू होएगा फिर। फाइव से टू जा सकते हैं, लेकिन फाइव से टू तुम्हें एक चीज समझ आ रही है कि अच्छा फाइव से टू जो एज है ये क्या बैक एज है या क्रॉस एज है। ये तो क्रॉस ही लग रही है। क्रॉस एज है ना, तो पूरे टार्जन्स एल्गोरिदम के लिए ये चीज समझ लो कि हम क्रॉस एज को प्रोसेस नहीं करेंगे कभी भी। क्यों नहीं करेंगे अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन ये समझ लो कि जहाँ पे भी हमें क्रॉस एज मिल जाएगी वहां पे हम उसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे, बेसिकली ऐसा समझ लो। ठीक है। ठीक है, तो फाइव के लिए आंसर फाइव ही आएगा। फाइव के लिए फाइव ही आएगा। तो फाइव का तो वैसे फोर नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो फोर है ना। फाइव से फोर कैसे जा सकते हो। अच्छा ठीक है, वो वाली एज नहीं है क्या? ठीक है, हाँ फाइव से फाइव ही आएगा। और सिक्स के लिए सिक्स के लिए फाइव आएगा। फाइव आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा लो है, ये मेरा डिस्कवरी है। अब देखते हैं क्या क्यों कैसे होता है, मतलब चीज़ों को रीजंस देखते हैं। अच्छा, अब टार्जन्स एल्गोरिदम अगर मैं सिर्फ देखूं तो क्या एट द एंड जो सोल्यूशन निकालती है वो बेसिकली ये बताती है कि तुम लो और डिस्कवरी टाइम निकाल लो, जो कि हम निकाल चुके हैं। और उसके बाद एंड में बस ये देख लो कि कौन कौन सी नोड्स के लिए लो और डिस्कवरी, मतलब लो वैल्यू और डिस्कवरी वैल्यू जो जिनकी इक्वल आ रही है, वो बेसिकली मतलब उतनी बेसिकली मेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राफ में। ये कहती है टार्जन्स एल्गोरिथम। मतलब लो डिस्कवरी की जैसे यहाँ पे जीरो के लिए इक्वल है, टू जीरो के के लिए लिए वैल्यू इक्वल है, टू टू के के लिए लिए इक्वल है फाइव के और लिए। फाइव के लिए इक्वल है। तो उसमें मतलब तीन आएंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो मतलब मेरे टोटल तीन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इस ग्राफ के अंदर। ये मतलब हमारे जब तक हम कोड नहीं लिख रहे हैं और ज़्यादा डीप में नहीं समझ रहे हैं, तो ये सिंपल सा कहती है टार्जन्स एल्गोरिथम। ये था कि अगर किसी भी नोड के लिए उसका डिस्कवरी टाइम और लो टाइम सेम आ जाता है तो उसको हम तो उतने हमारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे ग्राफ के अंदर। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद एक ये आता है कि यार हम ना एक चीज हेड बना के चलते हैं कि हेड कौन सा होगा।
तो ना हेड के लिए मतलब बेसिकली अगर जैसे यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अच्छा, जो मतलब ये जिस पे डिस्क और रो इक्वल है वही वाले होंगे, मतलब वहीं से स्टार्ट होंगे अगर हम वहां से ट्रेवर्स करना शुरू करें तो। हाँ, यस, मतलब देखो वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर देखो हाँ हाँ 3 हाँ। से शुरू करोगे तो 3 से चले तो जाओगे सब पे, लेकिन जो हम जिस हिसाब से ट्रैवर्स कर रहे हैं या जिस हिसाब से उनकी एल्गोरिदम डिजाइंड है, उस हिसाब से तो जो ये कंडीशन है वो यही आ जाएगी कि जिसके लिए मतलब इक्वल वैल्यूज है, ठीक है। वही हमारे हेड कंसिडर होंगे। जो जैसे यहाँ पे 0 मेरा हेड हो जाएगा इस वाले कंपोनेंट का, 2 हेड हो जाएगा इस कंपोनेंट का, मतलब जो सिंगल नोड्स हैं वो तो यार मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में अकेले ही आ हाँ जाते हैं, और यहाँ चलो। पे 5 है हेड। हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है, ठीक वो है। एल्गोरिदम उस हिसाब से डिजाइंड है। तो एल्गोरिदम बस इतनी ही है कि क्या लेना है। जो डिस्कस करना था ये नेक्स्ट पेज पे वो ऋतिक करा चुका है स्टैक बना के। हाँ सही है। इस ठीक है, अब एक बार मतलब इसके कोड देखना है तो एक बार चेक कर लो। मेन तो मतलब ये इसमें क्या कोई रिसर्च बेस्ड है क्या? मतलब इसका कोई खास ऐसे इंट्यूशन तो आइडिया लगाने में। यार हाँ मतलब कह ही सकते हैं, क्योंकि मतलब इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम ये चीज क्यों ले रहे हाँ हैं, ये वही चीज बस। क्यों ले रहे हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसका मतलब एज इन कोई प्रूफ नहीं है, बस ले रहे हैं। ठीक है, तो और आंसर से थोड़ा सा मतलब है हमें, सो वी आर फाइन विद दैट। ठीक है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कंसिडर कर लो। अच्छा एक बार ना यार दो कंडीशंस लेते हैं, उसका भी एज इन कोई प्रूफ या कुछ तुम्हें देखना हो तो देख लेना, बाकी मुझे मिला नहीं। कि यार अगर कोई भी तुम्हारे पास, एक बार वहां पर आ जाओ पीडीएफ में फर्स्ट पेज पर, मतलब टार्जन्स एल्गोरिदम वाले पेज पर। हाँ आ गया। उसमें नीचे लास्ट में केस 1 और केस 2 लिखे हुए हैं, ब्लू क्वेश्चन, हाँ से, है ना? ठीक है, हाँ मिल गया। तो यहाँ पे ना जब भी अब देखो मतलब डिस्कवरी तो तुम स्टार्टिंग में एक बार अपडेट कर दोगे तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, लो को हाँ तुम्हें हर बारी जाके अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बैक ट्रैक करोगे तो वहां से चेक करते रहोगे हर बार, ठीक है। है ना? तो उसके लिए जब भी तुम्हें अपडेट करना होगा तो तुम्हें दो कंडीशंस यहाँ पे ये देखनी पड़ेगी कि अगर कोई ट्री एज है, ठीक है, तो ट्री एज के लिए तुम जो अपडेट करोगे वो दोनों की लो वैल्यू से जो मिनिमम आएगी उससे अपडेट करोगे, और जो वो वाली बैकेज होगी उसको तुम डिस्कवरी टाइम से अपडेट, मतलब डिस्कवरी टाइम और उसके लो को कंपेयर करोगे। जैसे कि एक बार वहां पे आओ, ग्राफ पर आओ, जैम बोर्ड पर पेज नंबर 6 पर। हाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जैसे 0 से शुरू किया था हमने, तो 0 का डिस्कवरी टाइम 0 और अभी के लिए लो भी 0। ठीक है। ठीक है, अभी फ़िलहाल जब मतलब ये मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ कि जैसे अब मैं 1 पर आई 0 से 1 तक, तो 1 का डिस्कवरी टाइम 1 है और लोएस्ट नोड एक्सेसिबल अभी तक तो 1 ही है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं कुछ। हम्म, समझ रहे हो? उसके बाद फिर 1 से जब मैं 2 पर आई, तो 2 के लिए डिस्कवरी टाइम 2 और लोएस्ट टाइम भी 2। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि अब आगे कहाँ पे कौन-सी नोड ट्रैवर्स करेगी, वो बैक ट्रैक के टाइम पे पता चलेगा। ये वन के लिए, अच्छा बैक ट्रैक के टाइम पे, ठीक है है ठीक है। ना? क्योंकि अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। फिर 1 से जब 3 पर आए तो 3 हो गई इसकी डिस्कवरी टाइम और 3 हो गया इसका लो टाइम। ठीक है। फिर 4 पर आए तो 4 के लिए डिस्कवरी टाइम 4 और जो वो है लोएस्ट नोड भी अभी 4। ठीक है। ठीक है, फिर 4 के लिए अब 0 चेक करेंगे, तो 4 के लिए 0 जब मैंने चेक किया तो मैंने ये देखा कि यार अब देखो ये बैक एज है। ओके, ये बैक एज है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है और जब तुम क्वेश्चंस करोगे और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मुझे ये डिस्क्लेमर देना था। तो 4 और 4 जब कंसिडर करोगे तो यार 4 से एक एज जा रही है 0 पर। ठीक है। ठीक है, और ये क्योंकि ऑलरेडी बैक एज है, तो मतलब ये स्टैक में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम साथ-साथ पुश भी कर रहे हो इन नोड्स को स्टैक में। हाँ हाँ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक तो है। तुम जब इसका लो अपडेट करोगे ना, 4 का लो जब अपडेट करोगे, तो तुम 0 के डिस्कवरी टाइम से करोगे, ना कि लो टाइम से। अच्छा। यहाँ पर जब मैं भरते हुए बता रही थी तो वो यही था कि जब भी तुम्हें एक बैकेज मिलेगी तो तुम उसके उससे अपडेट करोगे,
डिस्कवरी टाइम से। ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम 4,0 में ये डिस्कवरी टाइम है 0, इसका लो टाइम नहीं है 0 का। ठीक है इतना। उसके डिस्कवरी बाद टाइम 4 सिर्फ से 5 बैकेज के केस में, मतलब और किसी केस में नहीं? नहीं, और किसी केस में नहीं, और किसी केस में लो से ही अपडेट करेंगे, देखते हैं वो भी कैसे करेंगे। अब देखो 4 से 5 पर आए, हाँ हाँ। तो 5 के लिए डिस्कवरी टाइम 5 हो गया, और लोएस्ट जो नोड है वो अभी तो 5 ही रहेगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है। ठीक है, फिर 5 से 6 पर आए तो 6 के लिए भी लोएस्ट मतलब डिस्कवरी टाइम 6 और लोएस्ट नोड 6। ठीक है, फिर 6 से हम 5 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये बैकेज नहीं है। 6 से 5 तक, 6 से 5 बताइए। 6 से 5 वाली अब बैकेज है या नहीं है, बताओ। बैकेज ही है, हाँ, तो इसको भी इसके डिस्कवरी टाइम से वो अपडेट नीचे करेंगे। क्योंकि स्टैक में जब डालेंगे तो 5 कैसे तो इंक्लूड नीचे ही आएगी, तो मतलब वही ये भी डिस्कवरी मतलब इसको भी इसके डिस्कवरी टाइम से अपडेट करेंगे 6 को 5 के। ठीक है। ठीक है, अब और बैक ट्रैक करेंगे तो वापस 5 पे आए, 5 से 2 पर जा सकते हैं, क्रॉस एज को कभी भी प्रोसेस नहीं करते। 5 से 2 वाली क्रॉस है जो। ठीक है, हाँ, तो उसको तो प्रोसेस नहीं करते, तो वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे। तो 4 पर आएंगे, 4 को हम पूरा कर चुके हैं, फिर 4 से वापस जाएंगे पीछे 3 पर। तो 3 के लिए अब देखो यार, 3 से 4 तक जो नोड है वो तो बैकेज नहीं है। नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो 3 का लो है उसको 4 के लो से अपडेट करेंगे, ना कि उसके डिस्कवरी टाइम से। अच्छा, मतलब 0 से। मतलब 0 से। ठीक है, अब वापस बैक ट्रैक करेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए भी 1 से 3 तक भी बैकेज नहीं है, 3 तो इसको 8 भी 0। 0 से अपडेट करेंगे, ना कि 3 से। ठीक है इतना। ठीक है। तो ये इससे हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, फिर जिन नोड्स के लिए मतलब देख लेना 0022 मतलब जिनके लिए इक्वल है वो आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पीडीएफ में ये दो कंडीशंस बता रही थी कि अगर यहाँ पे देख लो, हाँ, कि अगर वो देखो केस 1 रीड करो कि ट्री एज के लिए कि इफ नोड वी इज नॉट विजिटेड ऑलरेडी आफ्टर द डीएफएस ऑफ वी इज कंप्लीट देन द मिनिमम ऑफ लो वी एंड मतलब ये यू से वी तक है एज। इसमें लो वाला ही हमने लिया ठीक है, था। तो इसमें लो वाला ही करेंगे और बैकेज के केस में हम डिस्कवरी वाला अपडेट करेंगे। डिस्कवरी वाला। ठीक है। ठीक है, ये दो केसेस थे। उसके बाद हाँ, मतलब इसमें तो इतना ही था। एक इसमें कुछ कंडीशंस और थी। अच्छा हाँ, यार इसमें क्रॉस एज क्यों वो नहीं करेंगे, उसका तो बेसिकली यही रीज़न है कि यार मतलब तुम ये देखो कि जब हम देखो वो सोर्स और सिंक वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हाँ। तो उसमें क्या हो रहा था कि अब देखो अगर किसी सोर्स से सिंक तक एक जो एज है, तो मतलब वो वाली एज दो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को अलग कर रही सोर्स से सिंक, हाँ हाँ। है ना? मतलब पूरा सोर्स भी एक एससीसी है और सिंक भी एक एससीसी है, तो वो जो एज है ना वही क्रॉस एज है एक्चुअली, जो यहाँ पे हमें समझ आ रही है, मतलब इस केस में कि जो भी हमारी वो वाली नोड होगी ना, तो वो हमें हमारी सोर्स और सिंक को ही अलग कर रही होगी, तो वही हमारी क्रॉस एज होगी, इसलिए क्रॉस एज को हम प्रोसेस ही नहीं करते। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे 5 से अगर हम 2 पर जाते, पूछ जा ही नहीं होता। नहीं 5 से 2 को हमने प्रोसेस नहीं किया ना, हाँ, नहीं मतलब किया हूँ। प्रोसेस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर प्रोसेस करते तो 2 एक ऑलरेडी एससीसी है जिसको हम कवर कर चुके हैं, उसको मुझे फिर से मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि 5 और 6 एक एससीसी है, सोर्स है हमारा, और वहाँ 2 एक सिंक है, तो मैं 2 को हाँ, प्रोसेस करना ही नहीं चाह रही हूँ यहाँ से, मैं चाह रही हूँ कि मैं 2 को अलग से जाके प्रोसेस करूँ।
ठीक है, मतलब मैं इस बेसिकली इस एज को क्रॉस नहीं करना चाह रही, इस एज के लिए मैं कुछ कोई भी चीज अपडेट नहीं करना चाह रही यहाँ पे। मतलब फिर तो ऐसे अगर देखा, जैसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है ना हमारे, हम्म। जो 0 1 3 4 वाला, एक 2 वाला, एक 5 6 वाला। तो अगर 1 से 2 देखा जाए तो वो भी तो एक टाइप से सोर्स से सिंक को ही वो कर रही है, कनेक्ट। अगर कहाँ से 1 से 2 वन से तक? टू 0 1 3 4 हाँ वाला भी सोर्स हो गया और हाँ, 2 तो वाला हमने सिंक हो कहाँ गया। अपडेट किया, हमने कहाँ अपडेट किया? अच्छा, तो मतलब ये इसको ही, या फिर मतलब अपडेट नहीं कर रहे ना हम वैल्यूज को। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, मतलब हमने प्रोसेस इसको तो नहीं है ना फिर क्या, ये स्पेसिफिकली ये कोई प्रोसेस तो नहीं है ना, ये 1 से 2 नहीं ये वाला। क्रॉस, देखो अभी हमें फिलहाल के लिए अगर ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि कि 2 से 0 तक एक बैकेज होती, हम्म। तो हमें तो फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं था। तो अब अगर 0 से 2 तक एक बैकेज होती तो मेरा 0 1 2 3 4 ये पूरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बन चुका होता, भाई। है ना? तो इसलिए हमें जब तक आगे के उसमें नहीं पता तब तक हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्रॉस एज को ना कंसिडर करने का यही रीजन है कि सिर्फ हम ट्री एज को और बैक एज को ही प्रोसेस करेंगे और लो और मतलब लो की वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार इसका कोड देखना है तो फटाफट देख लो। लाइन नंबर 43 में खोल लिया? हाँ खोल लिया, आ गई। हाँ 43 में मतलब बेसिकली पहले आंसर के लिए वेक्टर बनाया हुआ है कि सारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट स्टोर करने हैं। फिर लो बनाया है, वी बना डिस्क वर्क बनाया है, स्टैक बनाया है और स्टैक वैल्यू बनाया है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे मतलब पता नहीं, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था कि अगर मतलब हम बेसिकली ऑप्टिमाइज करना चाह रहे थे ना कोसाराजू को, हाँ हाँ। तो ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में हमने स्पेस इतनी ज़्यादा ले ली कि वो क्या ही ऑप्टिमाइज हो रहा होगा। मतलब सिंगल ट्रैवर्सल के लिए हमने जो स्पेस था उसको उसके लिए ट्रेड ऑफ कर दिया ना। मतलब समझ जाओ, समझ आ रही है तो। हाँ मतलब ठीक है। हमने क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ले ली ना, तो इतना क्या ही ज़रूरत थी करने की। तो ठीक है, बट टाइमर को 0 से इंक्रीमेंट कर दिया लाइन नंबर 59 में। हाँ ठीक है। फिर 61 में कॉल कर दिया हर बारी के लिए, मतलब हर बार डीएफएस कॉल कर रहे हैं। अगर वो मतलब डिस्कवरी टाइम -1 है, मतलब अभी तक वो विजिटेड ही नहीं है कि इनिशियलाइज मैंने उससे किया था। ठीक है। फिर उसके बाद 64 में ट्रैवर्स कॉल किया, तो पहले टाइमर अपडेट कर दिया, फिर स्टैक में पुश कर दिया, स्टैक वैल्यू को ट्रू कर दिया, फिर उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स कर दिया। अब देखो जब उनको ट्रैवर्स करेंगे तो बेसिकली हम वो मतलब अगर एक नोड के लिए हर जगह को ट्रैवर्स कर रहे हैं उसकी कनेक्टेड नोड्स को, तो मतलब वो पैकेज तो है नहीं ऑब्वियसली। हाँ हाँ, वो तो तो अगर नॉन लिमिटेड ही पैकेज है। नहीं है तो मतलब लो से ही अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 15 में देख लेंगे कि अगर स्टैक वैल्यू ट्रू है, स्टैक वैल्यू ट्रू मतलब वो स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको डिस्क से अपडेट करेंगे लाइन नंबर 16 में। हाँ ठीक है। मतलब ये पैकेज वाली कंडीशन है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में बस वही चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको पूरे को एक वेक्टर में डाल के पूरा प्रोसेस कर लो, और मतलब वही एरे के मतलब वेक्टर के अंदर डाल के आंसर को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे बस। तो क्लियर है ये, या इसमें कोई डाउट है? हम्म। हाँ मतलब कोमल मैं यही बोल रही थी कि मतलब पता नहीं, क्योंकि स्पेस भी इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली और लॉजिक भी इतना सारा लगा दिया, तो एक ट्रैवर्सल के चक्कर में इतना काम कर लिया, तो कुछ कोई नहीं। ज्यादा ये तो सामने वाले को समझाया भी ना जाएगा जल्दी से कोई। हाँ मतलब तुम्हें दिख ही रहा होगा वो वैसे बट और आंसर्स कैसे निकालने हैं हमें एसएससी के, मतलब जो कनेक्टेड है, ये जो आंसर ये यार लिखा वो हुआ है ना। इसी में ना, लाइन नंबर 18 देखो। हाँ मैं वही देख रहा था मुझे हाँ यहाँ पे कैसे देखो, किया जैसे है। मैंने इक्वल कर दिया, मतलब अगर मैंने चेक किया कि अगर इक्वल है तो क्या करो, स्टैक में वही वैल्यू निकाल के उसको पूरा ट्रैवर्स कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मुझे सबसे पहले 0 के लिए इक्वल दिख जाएगा, तो 0 के लिए मैं क्या करूंगी कि स्टैक में से भी उसकी वैल्यू को वो करना शुरू कर दूंगी, मतलब फॉल्स करना, मतलब मैं उसको विजिटेड को ऑब्वियसली फॉल्स करना शुरू कर दूंगी।
जैसे जब जब वैल्यूज ले रहे होंगे। आ गया अब समझ या कोई डाउट है अभी? मतलब बेसिकली हम हर एससीसी को ट्रैवर्स ही कर रहे हैं ना, कि जैसे जीरो के लिए जो जो जीरो से जो जो कनेक्टेड थे, तो उन पूरे को एक बार ट्रैवर्स करके स्टैक में से भी हटा दो और एक वेक्टर के अंदर डाल दो। तो मैंने वैल्यू एक मतलब वो बेसिकली वो सिर्फ वो क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट्स है। वो क्वेश्चन जैसे तुम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते थे मतलब। और सॉर्टिंग वॉर्टिंग जो तुम्हें दिख रहा होगा लाइन नंबर 32 में, वो क्वेश्चन की डिमांड थी कि यहाँ सॉर्टेड वे में लिखना और ऐसे लिखना वैसे लिखना। तो उसके बाद भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी सॉर्टिंग करने हाँ, मतलब जो भी, क्या ही बट करें। बेसिक लॉजिक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ देखो, आया हो। हाँ मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर ऐसे सीधे शब्दों में समझाना हो तो मैं समझा दूंगा, मतलब मेरे को ऐसे हाँ, आएगा। क्योंकि मतलब वही अब, लेकिन ये काम थोड़ा सा आगे आएगा अभी ये सेम कंसेप्ट, तो मतलब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इलॉजिकल है बट इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ऐसा मत करना कि छोड़ देना इसको, क्योंकि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में, ब्रिज में, बाय कनेक्टेड कंपोनेंट्स में यही चीज चलेगा, लो डिस्क लो डिस्क। ठीक है, अब एक बार ये कर लिया हो तो जल्दी से थोड़ा आगे करें। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फटाफट हम्म, अपडेट कर दो, कोमल, ऋषभ, प्रज्वल। हाँ ठीक है। ऋषभ अब पूछ रहा था जो, वो क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब एक बार यार नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ फटाफट। आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। यार आर्टिकुलेशन पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि मतलब वो बेसिकली ग्राफ की ना वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करता है, कि मतलब अगर मैं इस, अभी मैं आर्टिकुलेशन वर्टेक्स की बात कर रही हूँ, मतलब वर्टेक्स की बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा वर्टेक्स जिसको रिमूव करने से, मतलब वर्टेक्स रिमूव कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके एडजेसेंट की एजेस को भी रिमूव कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने से अगर ग्राफ के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ कंपोनेंट्स, हो सकता है स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकता है ना हो, आई डोंट नो, बट जितने भी कंपोनेंट्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ठीक उसको है। मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स बोलूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ 1 2 3, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, लेकिन अगर मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड से इसका कोई अभी रिलेशन नहीं है तो उसको थोड़ा हटा दो। लेकिन अगर मैं 2 को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे ग्राफ के जो कंपोनेंट्स थे वो बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल एक कंपोनेंट था इनिशियली, हाँ ठीक है। एंड में 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। हम्म, ये तो इनको बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ठीक है। ठीक है, अब आर्टिकुलेशन पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो तरीका है या उसके लिए जो चीज़ है, जैसे अगर वही सेम ग्राफ मैंने पहले वाला ले रखा है, तो इस ग्राफ में यार वही सेम प्रोसीजर पहले वाला सेम रहेगा कि लोअर डिस्क की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, एक बार लोअर डिस्क की वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद ना कुछ कंडीशंस आएंगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरी रूट नोड 0 है। ठीक है, या चलो हाँ मैं दूसरा ग्राफ बना लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक बनाया 0 1 2 और 3 4। 0 को अगर मैं रूट नोड मान रही हूँ तो 0 के कितने चाइल्ड नोड्स हैं, मतलब कितने चिल्ड्रन है 0 के? 1 2 3। हाँ, 1 2 3। तो अगर मैं 0 को रिमूव कर देती हूँ तो मतलब 0 मेरा एक यहाँ पे बेसिकली आर्टिकुलेशन पॉइंट हुआ, आर्टिकुलेशन पॉइंट। क्योंकि 1 2 और 3 मतलब ये इतने कंपोनेंट्स मेरे बन जाएंगे जितने उसके चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है। वन ठीक टू है, थ्री फोर बन जाएंगे, ठीक है। है ना? अब यहाँ पे मैं एक केस कंसिडर करती हूँ कि यार अगर 1 और 2 ऐसे होता तो कितने चाइल्ड हैं 0 के? तो जीरो के चाइल्ड तो फिर भी वन। अच्छा, थ्री तो है ही, तो फिर तो वन, वैसे तो 1 और 2 रहेंगे चाइल्ड तो। चाइल्ड तो 1 और 2 रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं उस हिसाब से 0 के सिर्फ 2 ही चाइल्ड हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ऐसे पार्ट्स में गए, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो 0 के 2 चाइल्ड हुए, तो 2 चाइल्ड हुए तो भी अगर 0 को रिमूव कर दूंगी तो भी मतलब 0 इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट हियर। हाँ वही, वन ठीक से है, टू वाला थी। अच्छा एक छोटा सा काम अगर और कर दूं, ऐसे कर दूं, तो अब जैसे 0 कि के हाँ, कितने चाइल्ड नोड्स हुए?
अब एक ही हो गया, एक ही है, तो अगर अब जीरो को रिमूव करती हूँ तो जीरो एक ही मतलब, रहेगा कंपोनेंट है ना। तो मल्टीपल अब इस केस में जीरो हमारा वो नहीं है, मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब यार यहाँ पे मतलब, यहाँ पे यार बेसिकली परसेप्शन की बात आती है। एक कंडीशन वैसे कुछ लोग और लिखते हैं कि जो लीफ नोड होती है, तो लीफ नोड कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकती, हाँ बात तो सही है। है ना। लेकिन मतलब बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ, मतलब तुम जिसको यहाँ पे जीरो के लिए तुम्हारे लिए अगर लीफ नोड टू है, तो हो सकता है कि कोई टू से ही ग्राफ को बनाना स्टार्ट कर रहा हो, तो उसके लिए टू जो है वो रूट नोड हो, और जीरो फिर उसके लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट मतलब है या नहीं है, वैसे वाली बात आ जाएगी। समझ रहे हो? तो बेसिकली मतलब तुम समझ गए मैं कहना क्या चाह रही हूँ? हाँ अगर टू के हिसाब से देखा जाए तो जीरो को रिमूव करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जीरो एग्जैक्टली। लीफ नोड, जीरो एक वैसे जीरो भी क्या लीफ उससे कोई, हाँ उससे मतलब वन तो निकल ही रही थी, तो लीफ नोड तो नहीं हाँ, थी तो वो। लीफ नोड का वाला कंसेप्ट यानी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से वर्क कर नहीं रहा है, ये कौन सी लीफ नोड है और कौन सी लीफ नोड नहीं है, वो हाँ ट्री के केस में होता है। ठीक है। तो ठीक है। मतलब तुम अगर कहीं पढ़ो तो देख लेना, काफी अलग अलग थ्योरीज होती हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक कंडीशन यही है कि अगर यार जो भी तुम्हारी रूट नोड है, उस रूट नोड का अगर एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हैं, तो मतलब वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। हाँ वही मतलब उसको हटाने से अगर कंपोनेंट्स मतलब ग्राफ मल्टी कंपोनेंट वाला बन रहा तो वो हाँ, मतलब ये articulate रूट की बात है। अब तुमने जो भी जिस भी पॉइंट को, जिस भी वर्टेक्स को तुमने रूट कंसिडर किया है, उसके अगर वन से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हैं, दैट मीन्स वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है खुद। ठीक है। अब दूसरा मेरे पास यार पॉइंट आ जाता है कि अगर वो रूट नोड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जीरो को रूट नोड कंसिडर कर रही हूँ। अब जो मेरा वन है वो रूट नोड तो नहीं है, नहीं। है ना। तो अब मैं वन के लिए कैसे चेक कर सकती हूँ कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है? तो उसके लिए एक चीज चेक करनी होती है, ध्यान से सुनना, कि अगर वन मतलब जो भी नोड के लिए मैं चेक कर रही हूँ, उसके जितने भी सब ग्राफ है, ठीक है, सब ग्राफ बोल लो या सब ट्री बोल लो, जो भी तुम्हारा मन करे बोल लो। ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा सब ग्राफ एग्जिस्ट करता है जो कि एक मतलब जिसके पास एक बैकेज नहीं है, तो अच्छा। मतलब कि वो नोड एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एग्जाम्पल फिर देती हूँ कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है, अच्छा जैसे कि टू अगर, है, टू के लिए टू के पास कोई पैकेज नहीं है, अगर हाँ वन एग्जैक्टली का exactly, जैसे सब हम मान वन के लेते लिए कंसिडर करते हैं, तो वन के लिए यार सब ग्राफ कौन कौन से हैं? एक तो हैं, टू एक तो ये यहाँ टू पे, वाला हो गया अलग से, और एक ये पूरा है एक ये पूरा थ्री फोर फाइव ये सारा ही है हो गया ना। तो मतलब ऐसे। अब मेरे पास अगर अच्छा अभी ये कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन कंसिडर करके चलो कि टू से जीरो तक बैक एज है। टू से जीरो तक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर टू से जीरो तक बैकेज है, दैट मीन्स वन का ये वाला सब ग्राफ से तो वन आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हुआ, हाँ भाई अगर इसको हटा दिया जाए और यहाँ मल्टीपल पर भी कनेक्टेड फोर तो से थ्री तक भी है, तो फोर दैट से मीन्स ये भी टू आर्टिकुलेशन तक पॉइंट है, मतलब वन आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। नहीं है, इस केस में तो नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको हटा देती हूँ, अगर मैं ये वाली जो हमने बनाई थी इसको हटा देती हूँ, अब टू से कोई भी बैकेज नहीं जा रही, तो मतलब अब वन आर्टिकुलेशन पॉइंट है। मतलब वन एक ऐसी नोड, मतलब एक ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां से वो अपने एक चाइल्ड नोड को और एक पेरेंट को, मतलब पेरेंट वाले जो भी एंसेस्टर्स हैं, उसको अलग कर रहा है वन। तो वन को हटाने से वो दो कंपोनेंट्स हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे वन यहाँ वन पे आर्टिकुलेशन पॉइंट है। वन को हटाने से ग्राफ अलग हो रही है। वन को हटाने से मेरे को तो नहीं लगा शायद, क्योंकि टू फाइव से कनेक्टेड तो है ही, एक ही बात रहेगी ये तो। उम, 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 ठीक है, अगर इसमें ऐसा मान लो कि मैं टू और ये वाली रिमूव कर देती हूँ आज। मतलब प्रोसेस, अच्छा हाँ अब तो फिर ये कह सकते हैं कि टू वाला अलग हो गया और हम्म। बाकी सारा अलग हो ठीक है, और अगर फोर की बात करें तो गया। फोर की बात अगर करें तो क्या फोर आर्टिकुलेशन पॉइंट है?
फोर इसके कोई इसमें वो तो है नहीं, बैकेज तो नहीं है कोई। ये एज हटा चुकी हूँ मैं, ठीक है। हाँ नहीं वो तो ठीक है। नहीं बैकेज तो कोई है नहीं इसमें। तो मतलब 4 मेरा एक 8, क्योंकि अगर 4 को हटाऊंगी तो ये वाले दो कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, ये ऊपर हाँ वाले और 5 और वाले 6। तो हाँ, चलो इसमें तो देखो भी वैसे भी दिख रहा है 5 और 6 हो गया। हाँ तो वैसे तो मतलब बैकेज भी नहीं है, ठीक है ये। इस केस में 4 भी हो गया। तो मेनली हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो यही दो कंडीशंस होंगी। एक ये नीचे वाली चाइल्ड वाली समझ आ गई होगी, इस वाली को, इस वाली की ये समझना कि यार देखो अगर लो ऑफ वी है, मतलब ये बेसिकली यू से वी तक एक एज है, ठीक है। यू से वी ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। यू से वी अगर एक एज है और वी का जो लो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसका डिस्कवरी टाइम है, दैट मीन्स कि कोई बैकेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि अगर बैकेज होती तो इसका जो लो है वो कम हो जाता और भी। अच्छा हाँ, बैकेज में तो हम वो लेते हैं ना, डिस्कवरी लाइन वाला। हाँ हाँ, तो कम हो जाता है इसके लिए। तो इसीलिए ठीक ये बात वाली है। जो कंडीशन है वो वाली है कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ये वाली कंडीशन ट्रू का मतलब ये है कि बैकेज है। हाँ जी, नहीं बैकेज नहीं है, नहीं बैकेज नहीं नहीं है, मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट है। मतलब हमें तो ये चीज सबके लिए, सारे कंपोनेंट्स के लिए चेक करनी पड़ेगी ना, उस वाले यस पर्टिकुलर नोड के। यस। अगर ये सब में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें बैकेज नहीं है। बैकेज का काम नहीं है, बेसिकली आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक करना है। अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं दैट मीन्स आर्टिकुलेशन पॉइंट है। अच्छा मतलब क्योंकि किसी भी कंपोनेंट में कंडीशन ट्रू हो रही है तो। हाँ जी, अच्छा ये वाली चीज तो वैसे भी रूट के लिए चेक करते हैं ना, चाइल्ड ग्रेटर देन 1। हाँ ये तो वैसे भी सिर्फ रूट केस के लिए कंसिडर करते हैं, सबके लिए थोड़ी कंसिडर करेंगे ये। चाइल्ड ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन मेन हमारी रूट के लिए ही चेक होगी, और अगर कोई नॉन रूट नोड है तो उसके लिए ऊपर वाली कंडीशन चेक होगी कि बैकेज तो नहीं है कोई, हम्म, ठीक है। तो यही है बेसिकली आर्टिकुलेशन पॉइंट या कट वर्टिसेस का कंसेप्ट। एक बार इसके कोड पर आ जाओ। अच्छा कोड से पहले एक चीज़ यार, यहाँ पे इसका इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच भी डिस्कस करी हुई थी, मैं बताना भूल गई फ्लो में, कि अगर मतलब मेरे को बताना है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है कि नहीं, तो अगर मैं पूरे ग्राफ में से एक नोड को हटा दूं और फिर पूरे ग्राफ का डीएफएस ले लूं, हाँ वो समझ रहे हो? मतलब मल्टी कंपोनेंट में तो फिर वो स्टार्टिंग में जो लूप लगाते हैं ना, हाँ, तो वहाँ वो पर वो उससे आ भी पता जाती है। चल जाएगा, बट वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, क्या वी स्क्वायर है उसकी, और इसकी तो सिंगल ट्रैवर्सल है ही, हम्म, ठीक है। तो ये बेसिकली वही ऊपर वाले कंसेप्ट से था, तो ये मतलब इसको छोड़ना मत, मैं बस ये कह रही हूँ, ये थोड़ा इलॉजिकल और थोड़ा वैसा है, मतलब इलॉजिकल पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कर लेना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये काफ़ी जगह, मतलब काफ़ी जगह क्या, इन्हीं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है जहाँ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताने होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा सिमिलरली यार, जैसे हमने यहाँ पे यू और वी के लिए चीज़ें कंसिडर करी हैं, वैसे ही एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, लास्ट कंसेप्ट है ये आज का, 9th स्लाइड पे, हाँ अगर ब्रिजेज। ब्रिज एज। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट जब हम बोलते हैं तो हम वर्टेक्स की बात कर रहे होते हैं, और ब्रिज एज में हम एज की बात कर रहे होते हैं, बस यही फर्क है दोनों में। अच्छा मतलब ब्रिजेज फिर क्या होते हैं मतलब? ब्रिज एज मतलब वो एज जिसको हटाने से दो अलग कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो फिर ब्रिजेस तो बहुत सारी होंगी, मतलब जो आर्टिकुलेशन पॉइंट से जो डायरेक्ट एजेस बन रही है वही वाली होगी ब्रिजेस तो। हाँ, तो सेम कंसेप्ट पे तुम ब्रिज एज को यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्रिज एज मतलब इस इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ब्रिज एज वाले में और आर्टिकुलेशन पॉइंट में, बट हाँ ठीक है। उसके लिए दो अलग अलग कंडीशंस लगती हैं जब हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल रहे होते हैं और ये निकाल रहे होते हैं।
ठीक है, एक यार बाय कनेक्टेड ग्राफ होता है। बाय कनेक्टेड ग्राफ का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक ऐसा एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक भी आर्टिकुलेशन पॉइंट ना हो। बाय क्या नाम था? बाय कनेक्टेड कनेक्टेड। ग्राफ। अच्छा, कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट ना हो। यस, मैं पेज नंबर 18 पीडीएफ में हूँ, मतलब ब्रिज एज के बाद वाले टॉपिक में। ब्रिज एज का ना कोड नहीं डाला हुआ है, अगर इसका कोड चाहिए हो तो बता देना, लगेगा सेम वही। ठीक है, बेसिकली बाय कनेक्टेड एज ये होता है कि जो हमारा वो होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट ना हो, उसको बाय कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बस सिंपल मतलब इसका और कोई तरीका नहीं है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आर्टिकुलेशन पॉइंट्स निकाले थे, इसमें भी निकाल के देख लेना। अगर एक भी आ गया तो वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, मतलब सॉरी ब्रूट बाय फोर्स ही आ कनेक्टेड। गया तो। ब्रूट फोर्स भी यही है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। यार उसमें ना सिंगल ट्रैवर्सल कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या ऑप्टिमाइज करेगा तू ग्राफ को। नहीं, मतलब मतलब लगेगा तो इसमें वही जो हाँ, एल्गोरिथम था। तो इस मतलब इससे ज़्यादा तो ऑप्टिमाइज़ेशन पता नहीं कुछ अगर होती है तो आई डोंट नो। ठीक है, तो बाय कनेक्टेड ग्राफ बस ये होता है कि अगर एक भी जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का काउंट है वो 0 होना चाहिए, दैट इज़ बाय कनेक्टेड ग्राफ। वो तो सब ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो बस यही था आज का सेशन।